तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसको बोलते हैं संकरण के अनुप्रयोग। कि संकरण कंसेप्ट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट को यूज करके क्या क्या हमारी प्रॉपर्टीज को हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन के पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे हमारे यहाँ जेईई और नीट में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सारी चीजें हो चुकी है, जीओसी का लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। इसका मतलब 3 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उनको भी देख सकते हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज के सेशन में हम सबसे पहले बात करते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन था। इस हाइब्रिडाइजेशन में पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए मुझे कि किसी भी कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल दे दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ S% करेक्टर एंड फाइंड द परसेंटेज ऑफ P% करेक्टर। मतलब कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल दिया गया, उसमें से आपको पहला क्वेश्चन पूछेगा S% करेक्टर क्या है और P% करेक्टर कितना होगा, और इन दोनों कंसेप्ट का यूज करके कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं S और P% करेक्टर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे S एंड P% करेक्टर। तो एक तरफ लिखिएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक तरफ क्या लिखना, हाइब्रिड ऑर्बिटल। दूसरे तरफ इसमें टेबल में लिखना S% करेक्टर, S% कितना है, और फाइंड करेंगे P% करेक्टर। क्या करेंगे, P% करेक्टर को फाइंड करेंगे। ऐसा एक टेबल आप लोग बनाइएगा, एक तरफ लिखिएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, S% करेक्टर, और क्या फाइंड करना है, P% करेक्टर हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब मान लो मुझसे पूछा जाता है कि sp ऑर्बिटल है मेरे पास। पहला ऑर्बिटल कौन सा है, सर स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करना है। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मुझे दिया गया और हमसे पूछा गया S% करेक्टर इसमें कितना है और P% करेक्टर इसमें कितना है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, सिंपल है, बहुत आसान है। अगर ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल रहा होगा, इसका मतलब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में 100%, मतलब ये ऑर्बिटल तो 100% रहा होगा। इस 100% में कुछ परसेंट हमारा s का है और हमारा कुछ परसेंट इसका क्या रहा होगा, p ऑर्बिटल रहा होगा। मतलब जब s का ऑर्बिटल p के ऑर्बिटल से ओवरलैप किया होगा तभी तो sp बना होगा, तभी तो क्या बना होगा, sp। मतलब sp में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp में टोटल कितने ऑर्बिटल है, 2। जबकि s में टोटल कितना, sp के केस में s का कितना ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, sp में 1, और p का भी कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, 1। इसका मतलब ये आया कि sp में टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 2, और s का इसमें कितना ऑर्बिटल है, 1। तो s का परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर में लिखना पड़ेगा s ऑर्बिटल अपॉन टोटल ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल के टोटल नंबर इनटू परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। ये फार्मूला किसका है, S% का। मतलब S के जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, उसको ऊपर रखना है, टोटल से डिवाइड करके 100 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। S% करेक्टर आपको वहां से मिल जाएगा। अगर इसी तरीके से P% हमें फाइंड करना हो तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, P ऑर्बिटल नंबर ऑफ P ऑर्बिटल, नंबर ऑफ P ऑर्बिटल अपॉन, फिर क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 100 से। जब 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये P% बता देगा और ये S% करेक्टर का फार्मूला बन जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे जैसे sp में अगर मैं बात करूं तो sp में s करेक्टर कितना है, s का कितना ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, 1, तो 1, और टोटल ऑर्बिटल कितने हैं sp में, 2, और 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई परसेंटेज को फाइंड करने के लिए। तो 50% करेक्टर इसमें किसका है, s का है। अगर p का फाइंड करना चाहे तो p के देखो कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1, p के कितने, 1, तो 1/2 इंटू में क्या करोगे, 100। अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसमें भी कितना परसेंट करेक्टर आएगा, 50% करेक्टर आ जाएगा p का भी। अर्थात sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में s का भी 50% करेक्टर है और p का भी 50% करेक्टर अवेलेबल है। ये तो पहला हो गया। आइए दूसरे पे चर्चा करते हैं। अगर यही हाइब्रिड ऑर्बिटल मेरा दिया होता sp2, क्या दिया जाता, sp2, क्या दिया जाता, sp2। अब अगर sp2 का कंसेप्ट मैं देखूं ध्यान से, तो sp2 के केस में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, जरा देख लेते हैं, इधर रफली समझ लेते हैं। sp2 का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब s का एक ऑर्बिटल p के 2 ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। मतलब यहाँ पे अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल चेक करें तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी इक्वल टू
s का 1 प्लस 2 किसका p का टोटल अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर हम फाइंड करें तो ये 3 कितना है, क्लियर, हाइब्रिड ऑर्बिटल 3। और s का देखो, अगर s का परसेंटेज निकालना है तो s के ऑर्बिटल को ऊपर रखो, तो sp2 में s का कितना ऑर्बिटल है 1, टोटल ऑर्बिटल कितने 3, मल्टीप्लाइड डिवाइड करोगे 33.33% हमारा s परसेंट करेक्टर आ रहा है। p परसेंट फाइंड करने के लिए इस बार p का कितना ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो p का 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, 2/3 मल्टीप्लाइड इंटू 100, और जब इसको सॉल्व करोगे 66.67% आपका क्या आएगा, p परसेंट करेक्टर आएगा। क्लियर, हाँ सर आगे बढ़ जाइए सर, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। अगर मैं बात करूं यहीं पे हाइब्रिडाइजेशन मेरा sp3 होता, यहीं पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या दिया गया होता है, sp3, s परसेंट करेक्टर कितना होता, p परसेंट करेक्टर कितना होता। तो अगर यहां पे मैं देखूं sp3 में, तो sp3 के केस में s का 1 ऑर्बिटल p के 3 ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसका मतलब अगर मैं यहां पे फाइंड करूं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है, तो यहाँ पे टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर आप फाइंड करोगे तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 कितना है 4। अगर s परसेंट करेक्टर फाइंड करना है तो s के नंबर ऑफ ऑर्बिटल को ऊपर पुट करो जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो x का कितना पार्टिसिपेट कर रहा है 1, टोटल ऑर्बिटल 4 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो s का कितना परसेंट आया 25%। अब देखो दूसरा p का परसेंटेज फाइंड करने का तरीका क्या होगा, p के नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं 3, टोटल कितना है 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉल्व करने पर 75% आपको क्या मिलेगा, p परसेंट करेक्टर मिलेगा। मेरी बात समझ पाए, तो sp में s का 50% करेक्टर है और p का भी कितना है 50%, s भी 50 p भी 50। sp2 में s कितना है 33.3, p कितना है 66.67। अब sp3 में अगर देखें तो s 25% और p कितना है 75%। मेरी बातें यहां तक क्लियर हो गई, हाँ सर एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं, एकदम समझ आ गया। अब बात आती है कि हमने s और p परसेंट करेक्टर निकाल तो लिया, इससे हमारा फायदा क्या होगा। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया है, देखो क्या है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। आइए मिटा दो, हाँ सर मिटा दो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है जरा समझते हैं। क्वेश्चन है क्या, जरा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द p परसेंट करेक्टर, p परसेंट करेक्टर इन p4, p परसेंट करेक्टर इन p4। p4 एक मॉलिक्यूल है, फास्फोरस मॉलिक्यूल है। हमसे पूछा गया इसमें p परसेंट करेक्टर आप बताइए मुझे, क्या है p परसेंट करेक्टर बताइए। अब हमें बात आती है कि सर ये p परसेंट करेक्टर फॉर्म कैसे होगा, हम p परसेंट करेक्टर कैसे निकाल सकते हैं सर। अरे सर बताइए कैसे करेंगे। अब तो हमें अगर p परसेंट करेक्टर फाइंड करना मेरे भाई, तो p परसेंट करेक्टर को फाइंड करने का तरीका क्या होगा मेरे दोस्त, आपको तरीका ये होगा कि सबसे पहले आप p4 का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो। तो p4 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो 4 p हैं और कुछ ऐसे जैसे पिंजरा होता है ना, पिंजरे जैसी संरचना में एक दूसरे से जुड़े हुए। अब p के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएंगे 5। सही है। अब हमें पता है इसको 3-3 बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो एक इसके साथ बनाएगा एक इसके साथ बनाएगा, 2 हो गए। सिमिलरली ये एक इसके साथ बनाता है एक इसके साथ बनाता है, 2 हो गए। ये फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डेड हो जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डेड हो जाता है। मेरी बात समझ में, पिंजरे जैसी संरचना बनेगी। और साथ ही एक लोन पेयर इधर दिखेगा, एक लोन पेयर इधर दिखेगा, एक लोन पेयर यहाँ दिखेगा, एक लोन पेयर यहाँ दिखेगा। क्लियरली समझ पाए यहाँ तक, हाँ सर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, 100% समझ आ गया सर, 100% समझ आ गया। अब बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सर। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का तरीका क्या है, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो। तो सिग्मा बॉन्ड अगर मैं देखूं तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक क्या है 3 सिग्मा। और अगर कहीं पे लोन पेयर आ जाए, कहीं पे क्या आ जाए लोन पेयर आ जाए,
तो लोन पेयर को भी हम क्या करते हैं, एज अ सिग्मा बॉन्ड ट्रीट करेंगे, एज अ सिग्मा बॉन्ड। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो एज अ सिग्मा बॉन्ड ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये सभी स्पीशीज है कॉन्जुगेटेड। तो लोन पेयर आ जाए तो उसको भी एज अ सिग्मा बॉन्ड ट्रीट कर सकते हो, तो एक सिग्मा यहां बन जाएगा। अगर इस फास्फोरस के सराउंडिंग में देखें तो सिग्मा कितना 4, कितना 4। अगर सिग्मा की वैल्यू 4 लेकर के चलते तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, sp3। ये तो एक तरीका हो गया। मैं दूसरा भी तरीका बता सकता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का एक तरीका हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसको बोलते हैं बॉन्ड, क्या करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर को क्या कर देते हैं, काउंट कर देते हैं। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को क्या कर देते हैं, काउंट कर देते हैं। तो अगर मैं देखूं बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो ये देखो 3 बंध बन रहे हैं, 1 2 3, तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3। अगर लोन पेयर की बात करूं तो लोन पेयर हमारे पास कितना आया, 1। इन दोनों को काउंट करोगे तो तब भी कितना मिलेगा, 4। अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की वैल्यू 4 आई, इसका मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल अवेलेबल है। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल मेरे पास 4 है, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल मेरे पास 4 है, इसका मतलब s का एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया होगा p के 3 ऑर्बिटल के साथ, हाइब्रिडाइजेशन क्या बना होगा, sp3। इसका मतलब यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आया वो कैसा आया, sp3। मैंने दोनों फैक्टर्स आपको बताए, जो अच्छा लगे याद कर लीजिए, मतलब समझ लीजिए, उसके बेस पे इसको याद रखिए। p4 मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। अब अगर मॉलिक्यूल हमारा ये p4 मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो जरा मुझे बताना इसमें s% कैरेक्टर कितना है, p% कैरेक्टर कितना है। तो आपको मैंने बताया है अभी, s% कैरेक्टर इसमें होता है 25% और p% कैरेक्टर मेरा 66.7%, सॉरी 75%। तो p% कैरेक्टर कितना हो जाएगा, तो p% कैरेक्टर आ गया 75%। दैट्स क्लियर, यस सर, हो गया। तो यहां पे मैंने इस तरीके से बताया किस तरीके से क्वेश्चन अराइज होते हैं। ये तो अभी छोटी सी बात हो गई, छोटी सी बात हो गई। एप्लीकेशन नंबर 2 लिखिएगा, एप्लीकेशन नंबर 2। दूसरे में हम क्या है, s% और p% कैरेक्टर पता चल जाने के साथ हम क्या बता सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी चेक कर सकते हैं। किसको चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, आइए समझते हैं। तो अगर मान लो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना हो, तो एप्लीकेशन नंबर 2 डालिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसको आप क्या बोलते हो, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर विद्युत ऋणात्मकता। इसको कैसे हम चेक करते हैं, तो डायरेक्टली याद रखिएगा कि अगर विद्युत ऋणात्मकता की बात आ जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आ जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है s% कैरेक्टर। किसी भी मॉलिक्यूल में s% कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे मैं बात करूं sp, फिर दिया गया sp2 और फिर हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब पूछा जाए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, तो आप कैसे बताओगे, आप कैसे बताओगे, इसमें सबसे पहले s% कैरेक्टर फाइंड करो, इसमें p% कैरेक्टर फाइंड कर लो, इसमें s% कैरेक्टर फाइंड कर लो, p% कैरेक्टर इसमें फाइंड कर लो, s% कैरेक्टर इसमें फाइंड कर लो, p% कैरेक्टर आप इसमें फाइंड कर लो। दैट्स क्लियर। अब अगर s% कैरेक्टर यहां पे फाइंड करोगे तो ये हमको 50% दिखिए, यहां पे फाइंड करोगे तो 50%, यहां पे s% कैरेक्टर फाइंड कर रहे होगे तो ये 33.33%, अभी मैंने सब बताया है, और 66.67%। अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये कितना आएगा भाई, ये हमारा आता है 25% और 75% क्या आता है, p% कैरेक्टर। दैट्स क्लियर, हाँ सर एकदम क्लियर। अगर मैं इस तरीके से लेकर के चलता हूं तो बताओ सबसे ज्यादा मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s% कैरेक्टर। आप ऑब्जेक्टिव पेपर देंगे, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, जितना टेक्निकल हो पाए उतने टेक्निकल फॉर्म में चीजों को लर्न करना सीखिए। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, s% कैरेक्टर। s% कैरेक्टर जितना ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा है। इन तीनों में सबसे ज्यादा s% कैरेक्टर किसमें दिख रहा है,
तो S परसेंटेज वैल्यू आपको sp में ज्यादा दिख रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की सबसे ज्यादा होगी, फिर किसकी sp2 की, फिर किसकी sp3 की। कहने का मीन्स क्या है, कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या बनेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर आप चेक करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर चेक करो तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, sp, उससे कम sp2, उससे कम कौन है sp3, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, sp, फिर कौन sp2, फिर कौन sp3। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है एक, लिखिए, नोट कर लिया सभी लोगों ने, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है which at the following, ठीक है ना, निम्न में से, ठीक है, which at the following carbon is more electronegative, which at the following carbon is more electronegative। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कार्बन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हमको पता करना है। क्या है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में दिया गया है C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, सॉरी डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये हमको दिया गया है। और ऑप्शन में दिया गया है 1 2 3 4 5, 1 ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 या फिर कार्बन नंबर 5, ये क्या है 4 एंड 5, ठीक है। ये हमको बताना है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। अरे जरा आप चेक करते हैं, हम लोग जरा हम चेक करते हैं कि कौन सा होगा, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। एक और बना लो 5 में कर दो सिर्फ और सिर्फ 5, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमसे एनालाइज करके पूछा जा सकता है। अब जरा मुझे ये बताना है कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करने के लिए हम इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे। हमने बताया था सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा इसका मतलब यहाँ पे 2-3 कार्बन जुड़े होंगे, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 3 कंप्लीट, तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे केवल हमारे एक हाइड्रोजन। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आप कह सकते हो कितना होगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा, सिग्मा की वैल्यू इस कार्बन के लिए 4 है, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक 3 सिग्मा, तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू 3 आई, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2। सेम काम इसका भी होगा, इसका भी सिग्मा की वैल्यू 3 ही आ रही, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। इसको काउंट करोगे तो एक सिग्मा इधर और एक सिग्मा इधर, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में हमने आपको बताया था डबल बॉन्ड में एक सिग्मा के साथ 1 पाई और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा के साथ 2 पाई होते हैं ना। तो मुझे बताओ इसमें एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू कितनी आई, इसके लिए 2 आई, हाइब्रिडाइजेशन sp। यहाँ पे अगर आप फाइंड करोगे तो एक सिग्मा इधर और एक सिग्मा इधर, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो सिग्मा की वैल्यू 2, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका भी क्या हो जाएगा, मतलब ये चौथा और पांचवा कार्बन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। बात समझ आई, क्योंकि हमें पता है sp हाइब्रिडाइजेशन में s% कैरेक्टर ज्यादा है, और जिसका s% कैरेक्टर जितना ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता उतनी ज्यादा होती है, इसलिए कार्बन नंबर 4 और 5 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाएगी। दैट्स क्लियर, आंसर समझ आ गया। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बड़ा दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। हेडिंग लगाओ, फिर दिखाते हैं आपको अम्लीयता कैसे पता करोगे, कोई भी मॉलिक्यूल अम्लीय है कि नहीं, एसिडिटी को कैसे चेक करोगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे, सॉरी एसिडिटी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसकी एसिडिटी ज्यादा है किसकी कम। तो थर्ड एप्लीकेशन है एसिडिटी वेक्टर। एसिडिटी को क्या बोलते हैं, अम्लीयता।
तो याद रखिएगा अम्लीयता या एसिडिटी किसी भी मॉलिक्यूल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है S% कैरेक्टर। S% कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, एसिडिटी होगी, एसिडिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, याद रखिएगा। उल्टा इसका बोलो, अगर मैं बेसिकसिटी की बात करूं तो बेसिकसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी, S% कैरेक्टर। बेसिकसिटी का मतलब क्या होती है, क्षारकता। किसी भी मॉलिक्यूल की अगर बेसिकसिटी चेक करना पड़ जाए तो उसमें S% कैरेक्टर्स फाइंड कर लो, या एसिडिटी फाइंड करना पड़ जाए तब भी S% कैरेक्टर ही फाइंड कर लो, ठीक है। तो बेसिकसिटी को अगर मैं फाइंड करना शुरू करता हूं तो हमें पता चला कि S% जिसका ज्यादा होगा उसकी बेसिकसिटी क्या होगी, उतनी ही कम। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है, S% कैरेक्टर बढ़ने से क्षारकता घटती है बढ़ती है, नहीं परिवर्तन होता, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए ये सारे टेक्निकल फॉर्म है, थ्योरी नहीं पढ़ना है, दिमाग कंसेप्ट को सीखना है, ठीक है। नोट्स जैसे मैं बनवा रहा हूं उस तरीके से बनाना है, टेंशन की जरूरत नहीं, सारी चीजें कह सकते हो एकदम इजीली समझ आएंगी, ठीक है। और वहां पे इतना ज्यादा महारत नहीं हासिल करना होता है IIT के लिए कि आप लोग एकदम डिप्रेसिव हो जाओ, समझ रहे हो। कंसेप्ट आपको पता हो, एक दूसरे से चीजें रिलेट करनी आती हो। अभी देखो इस हाइब्रिडाइजेशन को मैं कहां कहां पे यूज करके आपको दिखाता हूं, कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं उसको दिखाता हूं। चैप्टर लेकर के पढ़ डालोगे कोई मतलब नहीं निकलेगा, जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझोगे, आपको एक सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा, तब तक आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। S% कैरेक्टर बढ़ाओगे बेसिकसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। जबकि अगर मैं एसिडिटी की बात करूं तो एसिडिटी हमारी क्या होगी, इंक्रीज कर। मतलब बेसिकसिटी और एसिडिटी एक दूसरे की इनवर्सली है, ठीक है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। चलो अब जैसे मेरे पास क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं कि sp2 और sp3 में सबसे ज्यादा बेसिक कौन, तो आप कहोगे S% कैरेक्टर जिसका ज्यादा उसकी एसिडिटी ज्यादा। तो एसिडिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर को अगर अरेंज करें, एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, तो एसिडिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करोगे तो sp में S% कैरेक्टर ज्यादा, इसका मतलब इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा, इसकी तो ये हो जाएगी एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन अगर यहीं पे बेसिकसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखे तो बेसिकसिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो बताओ जिसका की एसिडिटी ज्यादा उसकी बेसिकसिटी सबसे कम। सबसे ज्यादा बेसिक कौन, sp3, फिर कौन है sp2, फिर कौन है sp। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं मेरे भाई, ज्यादा दिमाग गुणा गणित नहीं करना होता है, सिर्फ कंसेप्ट को एक दूसरे से रिलेट करना आना चाहिए कंसेप्ट, ठीक है। 30 के 30 क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे खड़े खड़े पढ़ा दूंगा और सारे के सारे क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर पाएंगे जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे होंगे। लेकिन उसके लिए हमें बेस पहले बनाना पड़ेगा, बेस बनाने के लिए आपको सही जगह आपको चुनना पड़ता है, और उस जगह को आप आइए और आराम से केमिस्ट्री को सीखते चलते हैं। हम लोग एकदम बिंदास तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर जब हम शुरू करेंगे तो चैप्टर का मीन होना चाहिए कि हाँ हमको इसमें क्या पढ़ना है। आप लोगों को थ्योरी तो 12th में भी पढ़ाएंगे, 11th में भी पढ़ाएंगे, लेकिन वो क्या सारी चीजें यहाँ पे यूज हो पाती हैं। हम तो पढ़े सारा है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हैं, लेकिन अभी इसके क्वेश्चन दे दिए जाए नहीं आते हैं। तो क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि हमको वहां पे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया गया, एप्लीकेशन नहीं बताया गया, ठीक है, क्योंकि वहां पे उन सारी चीजों को रिलेट करना नहीं आया। अब लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन करना है तो एक दूसरे से रिलेट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और जो जोड़ना सीख गया तो वही आ गया, उसी का दिमाग शार्प हो जाएगा, वही तुरंत सिलेक्शन ले लेगा, और बाकी सब पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो नाम के लिए IIT की तैयारी मत करो, बढ़िया बिंदास तरीके से पढ़ो, लग दे कि हाँ एकदम दमदारी है, जुनून होना चाहिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो ये हो गया S% कैरेक्टर। अब जैसे क्वेश्चन में हमसे कहा गया 3 मॉलिक्यूल दिए गए, हमसे क्या दिए गए, 3 मॉलिक्यूल हमारे पास दिए गए, हमसे कहा गया अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर दिया गया CH3 CH3, ठीक है। तो हमसे कहा गया अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, अरेंज द following compound in decreasing order of their acidity। एसिडिटी बोले तो अम्लीयता के घटती हुई क्रम में, अम्लीयता का घटता हुआ जो क्रम है उस पे हमें इसको क्या करना, व्यवस्थित करना, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना। जरा बताना
किसकी अम्लीयता ज्यादा किसकी कम, तो उसके पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, S% कैरेक्टर पता करना पड़ेगा। और S% कैरेक्टर को पता करने का तरीका क्या है, आपको मैंने बताया, जब कभी S% कैरेक्टर की बात आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो, संकरण निकालो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, इसका संकरण क्या है, sp। अगर इसी तरीके से इसका देखोगे तो इसका भी क्या आ रहा है, sp। तो यहाँ पे कार्बन क्या है, sp2, sp हाइब्रिडाइज। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये वाला कार्बन कितना है, एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक सिग्मा यहाँ पे, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा के साथ क्या है, एक पाई। तो इस कार्बन में सिग्मा की वैल्यू 3, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो इसका भी कितना होगा मेरे भाई, sp2 होगा। और यहाँ पे अगर फाइंड कर रहे होगे आप तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा। अब बताओ इसका सिग्मा की वैल्यू 4 आएगी, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। हमने क्या कहा था कि S% कैरेक्टर बढ़ना है तो अम्लीयता बढ़ती है, S% कैरेक्टर बढ़ाओगे तो एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जिसमें S% कैरेक्टर ज्यादा है उसकी एसिडिटी भी क्या है, ज्यादा है। लेकिन हमें क्या करना है, अरेंज इन द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर है, घटता हुआ क्रम है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक पहले, सबसे कम एसिडिक बाद में। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये वाला। इसका नाम दे दो, ये मॉलिक्यूल 1 हो गया, कंपाउंड 2 हो गया, कंपाउंड नंबर 3। तो फर्स्ट कंपाउंड की एसिडिटी सबसे ज्यादा, उससे कम दूसरे की, और सबसे कम किसकी है, तीसरे की। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, ऐसे छोटे छोटे नॉर्मल से, ठीक है। हेडिंग डालिएगा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के तौर से, कि हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड लेंथ को भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन से किसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड लेंथ को भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अब बॉन्ड लेंथ क्या होती है, जैसे दो मॉलिक्यूल है, जैसे हम बॉन्ड लेंथ को पता कर लें, जैसे ए और बी दोनों एटम है, एक दूसरे से जुड़े हैं, तो इनके बीच की ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड, इसी बॉन्ड की जो लंबाई है, बंध की जो लंबाई है, बॉन्ड की जो लेंथ है, इसी को क्या बोलोगे, बॉन्ड लेंथ। क्या बोलोगे, बॉन्ड लेंथ बोलोगे। क्लियर है। अब बॉन्ड लेंथ क्या है, चौथा एप्लीकेशन आप शायद पढ़ रहे हैं, बॉन्ड लेंथ। तो ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ना मेरे भाई, ये बॉन्ड लेंथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है S% कैरेक्टर। S% कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना छोटा होगा। इसका मतलब S% कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बंध की लंबाई उतनी ही कम होती जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब मैंने क्या कहा, बॉन्ड लेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल S% कैरेक्टर है, जिसमें S% कैरेक्टर ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ कम है, मेरे कहने का मतलब। तो बताओ S% कैरेक्टर सबसे कम किसमें, sp में, इससे ज्यादा किसमें, sp2 में, इससे ज्यादा किसमें, sp3 में। सॉरी गलत में बोला, sp में सबसे ज्यादा, उसके बाद इसमें इससे कम, और sp3 में सबसे कम। तो बताओ बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना पड़ जाए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको मुझे अरेंज करना पड़ जाए, तो कैसे करेंगे, किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, जिसमें S% कैरेक्टर सबसे कम, तो sp3 का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद किसकी होगी, sp2, और सबसे कम किसकी होगी, sp। सही है ना, बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी होगी, sp। अब ऐसा क्यों, अब देख लेते हैं। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है तो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.45 एंगस्ट्रॉम। अगर कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन तो 1.32 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर कार्बन यही ट्रिपल बॉन्डेड होता है तो 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो आप यहां से देख पा रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड रहेगा तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। और जब ट्रिपल आएगा तो sp2 हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ हो जाएगी हमारी 1.02। मतलब S% कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सही है। अब यहीं से बॉन्ड लेंथ को बॉन्ड एनर्जी के साथ भी क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। आइए हेडिंग लगाएंगे, नेक्स्ट एप्लीकेशन बॉन्ड लेंथ, तो आप समझ गए। अब हेडिंग हम पढ़ते हैं बॉन्ड एनर्जी। हेडिंग लगाओ बॉन्ड एनर्जी। यहां मैं समझा दूं बॉन्ड एनर्जी। चलो एक छोटा सा कंसेप्ट है, फिर क्वेश्चन देखते हैं। बॉन्ड एनर्जी, मुझे ये बताओ, अगर कोई भी बॉन्ड है, अगर बॉन्ड की लंबाई ज्यादा है तो क्या वो ज्यादा मजबूत होगा, नहीं। बंध की लंबाई ज्यादा होगी तो स्ट्रेंथ उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या है, बेसिकली बॉन्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है कि बॉन्ड कितना ज्यादा अस्थायी स्टेबल है और कितना ज्यादा अनस्टेबल है।
इसका मतलब यहाँ पे ये आया कि बॉन्ड एनर्जी को अगर मुझे डिफाइन करना पड़ जाए तो हम कह सकते हैं बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मेरी बात समझ पाए? मतलब बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बंध की लंबाई के। अगर बंध की लंबाई ज्यादा है बॉन्ड लेंथ, इस कंसेप्ट का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब यह है कि अगर बॉन्ड लेंथ किसी की ज्यादा आती है, किसी भी एलिमेंट के लिए बॉन्ड की लेंथ जितनी ज्यादा है उसको ब्रेक करने में लगने वाली जो एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी जिसको बोलते हो, उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। मतलब लंबाई बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब इसका अगर मैं पूछूं sp3, sp2, sp में सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्ड कौन सा? तो जिसमें अब ऐसे आप डायरेक्टली अगर इसको s% कैरेक्टर से रिलेट करो, s% कैरेक्टर के साथ अगर इसको मैं रिलेट करूं तो क्या कह सकता हूं? ये कह सकता हूं कि भैया बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी s% कैरेक्टर की। मतलब s% कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, s% कैरेक्टर बढ़ाओ, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी या बॉन्ड एनर्जी भी क्या करो? बढ़ाओ। इसी बॉन्ड एनर्जी को ही हम बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, याद रखना इस बात को। इसी को बॉन्ड एनर्जी बोलो या बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलो, दोनों का मतलब सेम। क्लियर है? तो डरने की जरूरत नहीं। अब बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्ड कौन सा होगा? sp का। तो लिख लेना डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बताओ क्या होगा? सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी? sp3 की, सॉरी sp की। उसके बाद sp2 की। सबसे कमजोर बंध कौन सा होगा? sp3, क्योंकि इसकी लंबाई सबसे ज्यादा और इसकी लंबाई सबसे कम। जिसकी लंबाई कम उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। याद कर लिए? हाँ सर याद हो गया। अब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की अगर स्ट्रेंथ की बात करें, बॉन्ड एनर्जी की बात करें, किलो कैलोरी पर मोल, और इसको भी लिख करके दिखाते हैं, फिर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्या क्वेश्चंस आए हैं इस पे, उन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है? एक तरफ डालिएगा हेडिंग बॉन्ड, दूसरी तरफ लिखिएगा बॉन्ड एनर्जी। किसमें लिखेंगे? तो बॉन्ड एनर्जी लिखना किलो कैलोरी पर मोल में, किलो कैलोरी पर मोल। आइए बॉन्ड एनर्जी को किलो कैलोरी पर मोल के साथ रिलेट करते हैं। अगर मेरा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना है? 83 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है? अगर यही बॉन्ड हमारा आता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कितना आता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आता है तो ये हो जाएगा 144। कितना? 144। अगर यही कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आता है तो इसके लिए बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है 200 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ठीक है? तो आप देख पाए कि यहाँ पे sp, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp है, यहाँ पे sp2 है और यहाँ पे क्या है? sp3। sp3 की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? सबसे नोट कर लिया? नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूं। 2010 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है? IIT में। क्वेश्चन क्या है? आइए देखिए। क्वेश्चन था कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इज। क्या था क्वेश्चन? अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी। देखिए क्वेश्चन, अरे यार कौन सा क्वेश्चन था? 2010 में आया था। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इज। पहला ऑप्शन था 10 किलो कैलोरी पर मोल, दूसरा ऑप्शन दिया गया 5, तीसरा दिया गया है 50 और चौथा हमसे दिया गया 100। अभी मैंने कितना बताया? 84। कितना बताया? 84। 84 का ऑप्शन तो पहले। तो हम क्या कर सकते हैं? अब हमें यहाँ पे टिक करना पड़ता है, अपने दिमाग को थोड़ा सा यूज करना पड़ता है।
भैया 84 मैंने बोला तो 10 तो होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 10-15 भी नहीं होगा, 84 है नहीं तो उससे ज्यादा वाले पे टिक कर देंगे, 100 ही हो सकता है। ठीक है, क्लियर मेरी बात। जब ऑप्शन में कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू न मिले तो उससे ज्यादा वाली जो लमसम आपस में बराबर वैल्यू टिक कर रही है उसी को टिक करके आएंगे, 100% क्लियर है। अब हेडिंग लगाएंगे बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा ऑन द बेसिस ऑफ हेविडाइजेशन। चलो आओ देखिए, तो हेडिंग लगाइएगा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल बेसिकली इनवर्सली नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा S% कैरेक्टर। देखो S% कैरेक्टर ही बहुत ज्यादा काम करता है, ठीक है ना, S% कैरेक्टर बहुत ज्यादा काम करता है। देखो बॉन्ड एंगल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल S% कैरेक्टर होता है। एक टेबल में बनवा रहा हूं, आप उसको याद रखिएगा। एक तरफ लिखिएगा हाइब्रिडाइजेशन, दूसरी तरफ लिखिएगा हाइब्रिडाइजेशन के बाद दूसरी तरफ लिखिएगा S% कैरेक्टर, फिर लिखिएगा S% कैरेक्टर के बाद आप लिखिएगा एक्सपेक्टेड जियोमेट्री, ठीक है, और फिर लिखिएगा एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल। अब जैसे देखो अगर हाइब्रिडाइजेशन मेरा SP है, क्या है हाइब्रिडाइजेशन मेरा SP, हाइब्रिडाइजेशन मेरा SP बोले तो संकरण क्या है SP है। S% कैरेक्टर ज्यामिति बोले तो इसका हमें ज्यामिति बतानी पड़ती है, और यहां पे हम कह सकते हैं कोण, बंध कोण कितना है इसके बारे में कि किसका बॉन्ड एंगल कितना ज्यादा है, बंध कोण कितना ज्यादा है। ठीक है, तो SP की अगर बात करें तो SP में S% कैरेक्टर 50% होता है। एक्सपेक्टेड ज्यामिति इसकी कैसी होती है, लीनियर। बॉन्ड एंगल देखोगे तो 180 डिग्री का। जैसे मान लो सेंटर में एक एटम, इसके सराउंडिंग में 2 एटम, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 का। इसी तरीके का अगर SP2 देखोगे तो बॉन्ड एंगल SP2 में S% कैरेक्टर 33.33% है। अगर इनका शेप देखोगे तो इनका शेप कैसा आएगा, इनका शेप आएगा ट्राइंगुलर प्लेनर। बॉन्ड एंगल देखोगे तो 120 डिग्री, जैसे सेंटर पे एक एटम, ये बी वाला एटम, ये शेप इसका जनरेट हो जाएगा। तो देख पा रहे हो S% कैरेक्टर जैसे जितना बड़ा है बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा है। अगर यहीं पे SP आ जाता, सॉरी SP3 आ जाता, बॉन्ड S% कैरेक्टर 25 हो जाता, और यहां पे आप इसको देखते तो इसका शेप हो जाता टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, हम चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेशन का केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो 25% हो जाएगा, और बॉन्ड एंगल देखोगे 109 डिग्री 28 मिनट बनेगा। इसमें मॉलिक्यूल 4 होंगे, वो एक दूसरे से ऐसे अटैच होंगे, ये बन जाएगा। क्लियर, समझ पाए मेरी बात? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक तरीके का और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि p ऑर्बिटल कितना अनयूज्ड है, तो इसी में एक टेबल और आप बढ़ा दीजिए, अनयूज्ड p ऑर्बिटल, अनयूज्ड p ऑर्बिटल, ऐसे ऑर्बिटल जिनका यहाँ पे यूज नहीं किया गया हाइब्रिडाइजेशन में। और देखिए क्वेश्चन आपसे वेरियस टाइप के बहुत तरीके के पूछे जा सकते हैं, और उनको आपको पास होना चाहिए कॉन्सेप्ट, सब सारी चीजें, तभी आप उसको कर पाएंगे। अगर SP में देखो p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, और SP में देखो कितना यूज किया गया, केवल 1। अरे भाई S का 1 और P का 1, तो अनयूज्ड कितने हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं अनयूज्ड ऑर्बिटल, ऐसे ऑर्बिटल जो उपयोग में नहीं हो। तो बताओ SP में कितने ऐसे p ऑर्बिटल बचेंगे, 2 ऑर्बिटल को यूज नहीं करेगा। SP2 में कितना बचेगा, 1 ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसको यूज नहीं किया गया। SP में सारे के सारे यूज हो जाएंगे। मेरी बात समझ पाए? हाँ सर, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। इस तरीके के क्वेश्चन आपके हाइब्रिडाइजेशन से पूछे जा सकते हैं, और जिनको आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए हाइब्रिडाइजेशन से, करना सॉल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करिए, सारे इसी कंसेप्ट से हो जाएंगे। तो IIT नीट की तैयारी के लिए आप हमारे साथ सफर शुरू रखिए। अगर आप चाहते हैं मेरे लाइव बैच में ज्वाइन करना, लाइव क्लासेस में क्लास लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे
मोबाइल नंबर पे 9455292002 पे, या तो आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा या तो बाई कॉल आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बैच के बारे में। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होगा, अगली चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन पे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।